सबसे पहले देखेंगे स्पेशल ड्राइंग राइट्स के बारे में, तो ये 1969 में याद कैसे करेंगे। आप देखो, ड्राइंग आपको करने को बोले और आप दो अक्षर उल्टे बना दो, 69, ठीक है। लीड बैंकिंग स्कीम यानी कि अग्रणी बैंक योजना, ये भी ऑन 1969 को स्टार्ट की गई थी। इंडियन इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड, तो इसको कभी कभार हम IIFC भी बोलते हैं, कि 1948 में स्टार्ट किया गया था। इंडस्ट्रियल 10 और 48 ऐसे कनेक्ट करेंगे। IFCI 1948 में, ठीक है। इसको IFCI भी बोलते हैं, IFCI 1948 में। इसके अलावा IDFC, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IDFC की स्थापना हुई है 1990 इसमें 6 और 1997 में। IDFC 1996 और 1997। LIC की स्थापना हुई है 1956। जिस दिन LIC उसी दिन ONGC 1956, ONGC 1956। RRB 1975, ये हमें याद है तारीख। सेबी की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज्यादा चर्चा में रही है पिछली बार चंदा कोचर की वजह से। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 1992 में इसको स्टेटस प्रोवाइड करवा दिया जाता है। अब ये बताओ, सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हमें पता चलता है मुंबई में। नेशनल हाउसिंग बैंक का की स्थापना भी 88 में हुई थी। अब नेशनल हाउसिंग बैंक 2012 में एक नरसिम्हन कमेटी अपॉइंट करी गई थी, तो नरसिम्हन कमेटी में ने नेशनल हाउसिंग बैंक के मध्य में ये कहा था कि इसको कंप्लीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अंडरटेकन कर ले। तो नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट पे NHB को कंप्लीट इंडियन गवर्नमेंट ने अंडरटेक कर लिया था, कब? 2012 में, ठीक है। तो याद रखना कि नरसिम्हन कमेटी का संबंध नेशनल हाउसिंग बैंक से भी है। तो देखो, अब हाउस ऐसा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हाउस नहीं होना चाहिए। एडेड, तो नेशनल हाउसिंग बैंक 1988। एग्जिम और नाबार्ड। एग्जिम, तो जब भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो भी कंटेनर होते हैं, उनके कुछ ना कुछ ब्याज तो होता है ना। तो एग्जिम इंपोर्ट का ब्याज यानी कि 82, और बार्ड से 82, नाबार्ड 82। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? मुंबई में। IRDAI, तो हमें ऐसे मान ले, इरादा कैसा है? 99 पे आउट होने का किसी का इरादा होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी है, ये है IRDAI। हेडक्वार्टर इसका लोकेट होता है हैदराबाद के अंदर। और ये किस कमेटी की सिफारिश पर? तो मल्होत्रा कमेटी। तो हम याद कैसे रखेंगे? कई बार हमारा इरादा होता है और हम क्या करते हैं, मलते रह जाते हैं, लेकिन हम काम नहीं करते। तो इरादा और मल्होत्रा। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो GIC कब? 1972 में। सिडबी, ये 1989 92। तो हम कैसे याद करेंगे? देखो, कोई सिड नाम का लड़का है, वो भी क्या है? सिड भी नौवासी है, यानी कि कैसा है? नौवासी। तो सिड भी नौवासी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ में। इंपॉर्टेंट है, यूपी के अंदर, इस वजह से बहुत। इडबी, तो सिडबी नवासी में, और इडबी उससे बहुत पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, उसके कई सालों बाद सिडबी की हुई। तो इडबी 64, ठीक है ना, इडबी 64। और 2003 नेट के अकॉर्डिंग इसको कंपनी में कन्वर्ट किया गया। यूरेनियम कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, यूसीआईएल कब? 1967 में। सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, सेवा 1972 में। और कहाँ पर स्टेब्लिश हुआ था सेवा का? गुजरात में, ठीक है। ICICI 1955 में। और 2002 में ICICI जो कंपनी और जो बैंक है, उन दोनों का मर्जर हो जाता है, ठीक। तो 55 में स्थापना हुई थी ICICI की, और मर्जर कब हुआ? 2002 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना एक्सचेंज है, 1875 में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992, और अप्रैल 1993 में अस्तित्व में आ गया था। और इसमें जो फिरवानी कमेटी है, इसकी सिफारिश से ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया था। अब याद रखो, फिरवानी कमेटी कब आया था? 1991 में। 1991 में हमें इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला था। उसी के बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट किया गया था। ओवर द काउंटर एक्सचेंज इन इंडिया, तो ओवर द काउंटर पे जब कोई नौवासी होता है तो काउंटर पे चढ़ जाता है, उसको ज्ञान नहीं होता, तो नौवासी ओवर द काउंटर ऐसे। इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, तो इंटरकनेक्टेड, तो 9 और 8 का इंटरकनेक्शन है, तो 98, इंटरकनेक्टेड 98। इंट्रोडक्शन ऑफ सीडीज 89। तो कैसे याद रखेंगे? कोई नौवासी आया है तो आपने उसको सीडी से इंट्रोड्यूस करवाया, सीडी के माध्यम से। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सीडीज 89 नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, NIIF, ये स्टार्ट हुआ था 2015 जुलाई में। इसी से मिलता जुलता एक नाम और देखने को मिलता है, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। ये स्टार्ट हुआ है आपका 2005 में। तो NIF 2005, जिसमें डबल आई आता है वो 15 में, जिसमें एक आई आ रहा है वो सिर्फ 5 में। एनक्लेट भी कब हुआ था? ये 2016 में। बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना 2016 में हुई थी, और पीजे नायक कमेटी की सिफारिश पर। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भी 2016 में था। विजय माल्या वाला बहुत ज्यादा केस चल रहा था, तब मोदी गवर्नमेंट इसमें बहुत सारे चेंजेस लाए थे, बहुत सारे सुधार, एक्ट, पॉलिसीज में चेंजेस किया। तब ये सब के सब बने थे, जैसे कि बैंक बोर्ड ब्यूरो वगैरह।
फाइनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल जो कब आया था, लास्ट बार 2017 में आया था। अब हालांकि और आके और आरबीआई ने इसकी लिमिट्स जो है वो बढ़ा दी है। आईडीएफसी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन कब, आईडीएफसी कब, 1996 1997, आईडीएफसी 96। इसके अलावा नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड 2005 ये पढ़ चुके हैं। डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, ये जनरली स्थापना हुई थी 1935 में। डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन कब, 1935 में। अब ये देखो 1935 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था ना, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, तभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन की बात कही जाने लग गई थी। और बाद में इसका अपग्रेड किस लिए इसकी अपॉइंटमेंट हुआ था, अपग्रेडेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको अपग्रेड करना और स्टैंडर्डाइज करना, जिससे कि एक्सपोर्ट में वृद्धि की जा सके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में मेनली। तो डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन 1935। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल 1958। तो कैसे याद रखेंगे कि लोगों में प्रोडक्टिविटी होती नहीं है लेकिन वो इठे फिरते हैं, दैट मींस 58 में। क्वालिटी काउंसिल ऑफ काउंसिल इंडिया, ये 1997। तो कैसे याद रखेंगे, देखो क्वालिटी क्वालिटी होनी चाहिए कैसी, सत्ता में आने की। तो सत्ता आने आने 97, ठीक है, क्वालिटी होनी चाहिए सत्ता में आने की 97। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल 2010 में। और इसका जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, ये फाइनेंस मिनिस्टर हेड होते हैं। और इसका जो वाइस चेयर होते हैं वो होता है आरबीआई के गवर्नर, राइट। डेपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, तो ये याद रखना 1978 में। तो क्रेडिट गारंटी 78, क्रेडिट गारंटी 78 ऐसे। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 14 अक्टूबर 2003 को हुआ था, ठीक है। तो सी से कंपटीशन, सी से 2003, तीन आता ना। इसके अलावा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एस्टेब्लिश किया गया था पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट जो है वो 2007 में। तो ये भी, तो यही पूछा जा सकता है कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट कब आया था, तो हम आंसर होगा हमारा 2007। एफआरबीएम एक्ट 2003 में आया था, इफेक्टिव जो हुआ था वो 5 जुलाई 2004 से हुआ था, याद रखना। ये फिजिकल रिस्पॉन्सिबल बजट मैनेजमेंट जो एक्ट है वो 2003 में बन गया था, लेकिन इफेक्टिव हुआ था 5 जुलाई 2004 से। फेमा 2004 में ही, फाइनेंस एक्ट 2015 में। तो फेमा 2000, फाइनेंस एक्ट 2015। बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन BIFR 81। तो कैसे याद रखेंगे, देखो एक किस के आस में अगर किसी को एक किस के आसी, 21 के 80 दैट मीन्स 81। और 21 की आस में अगर किस नहीं मिली तो व्यक्ति क्या होता था, बिफर जाता। तो बिफर 81। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955। पेशा 1996, भूरिया कमेटी की सिफारिश पर आया था पेशा। तो पेश करो किसको, भूरिया को, भूरे व्यक्ति को पेश करो। फुल फॉर्म इसका क्या है पेशा का, प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया, ठीक है। यानी कि शेड्यूल एरियाज के जो इलाके हैं वहां पर भी हमें पैसे, मतलब जो हमारा जो थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट है उसको हमें एक्सटेंड करना था, बट विथ ड्यू अमेंडमेंट्स और विथ ड्यू इम्प्रोवाइजेशन इन प्रोविजंस। इसी वजह से लाए थे पेशा एक्ट। इसके बाद फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI, तो कब, FCI 1965। जब याद करो थर्ड पंचवर्ष योजना के टाइम पे हुआ था। एक ये भी क्वेश्चन पूछता है, याद रख लेना कि जब हमने पाकिस्तान से जो लड़ा 1965 वाला, तब हमने FCI की स्थापना की, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब दूसरा है एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। देखो एक्चुअल में है ये कि एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की स्थापना हुई थी 1965 में। इसी का नाम बदल के कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस रखा गया, यानी कि CACP। ये 1985 में, यानी कि 20 साल के बाद। तो कैसे एग्रीकल्चर APC, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन एस्टेब्लिश हुआ था 1965 में। इसी का नाम चेंज करके रखा गया कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, यानी कि CACP। तो APC से क्या बना, CACP 1985 में। अच्छा, इसके अलावा 1988 में इसी से एक मिलता जुलता नाम याद रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। जब ये 85 में इसका नाम चेंज हुआ तो उसके ठीक 3 साल के बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग की स्टेब्लिशमेंट होती है। इसके अलावा नेशनल जीन बैंक इन इंडिया, जीन कब, 96 में। तो हम याद रख लो कि हम 96 वाले जीन है, मेरा जन्म भी 96 में हुआ, तो जीन बैंक कैसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ बोर्ड है, तो कोटेज इंडस्ट्रीज बोर्ड कब है, कोटेज 48 में ना। अब देखो अड़ गए, अड़ के आपने किसी से ताल लड़ा ली, तो अड़ ताल, तो उसने आपको कूट दिया, कूट दिया यानी कि कोटेज। तो अड़ गए ताल के लिए तो उसने कूट दिया, तो 48। सेंट्रल सिल्क, सिल्क क्या है 49 में। तो सिल्क डेरी, डेरी मिल्क कितने में मिलती है, सिल्क 49 में। ऑल इंडिया हैंड लूम, लूम में देखो L डबल, ये डबल जीरो आ रहा है, दैट मीन 1950 में। और ऑल इंडिया खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, तो ये कब, 1954 में। तो ऐसे याद करेंगे कैसे, कि जब हमने खड़े होने को किसी को बोला तो सिर्फ 5 या 4 लोग आपके साथ में खड़े हुए, 5 या 4। अब देखो 4 या 5 हो सकता है, लेकिन 45 में तो नहीं हुआ है, तो फिर 5 4 कन्वर्ट कर लेंगे हम।
ठीक है। तो ऑल इंडिया खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, खादी खड़े हुए कितने, सिर्फ 5-4 लोग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कब, 1988 में। यही बोलता था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कब, 1988। ट्राई फेड 87। तो ट्राई कर करके आप क्या हो गए, फेड हो गए, थक गए, फिर आप सताने लग गए, सताने लग गए, तो ट्राई फेड 87। एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन तो एपीसी वही 1965, और अगर आ जाए सीएसीपी तो 1985। ये चीज अभी हमने पढ़ी है ऊपर, ये सीए, ये वाला और ये वाला इसके, ठीक है। इसके अलावा विशेष कृषि उपज योजना कब हुई थी, तो ये 2000 2004 और 5 से हुई थी, ठीक है। जेंडर बजटिंग कब हुई, 2005 और 2006 से। तो जेंडर, देखो कैसे याद करेंगे, तो हम जो डेवलपमेंट हमारा गोल है वो भी जो 5वें नंबर का है वो भी जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, तो जेंडर बजटिंग भी 2005-2006 से। ई नाम पोर्टल 2016 में। नेशनल लिटरेसी मिशन, साक्षरता, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ये 1988 में है, ये कई बार पूछा जा चुका है। इंडिया इंक्लूसिव इनोवेशन फंड, तो इंक्लूसिव इनोवेशन, इनोवेटम जैसे वर्ड्स की इस्तेमाल मतलब भारत में बहुत ज्यादा प्रचलन बढ़ाने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। उनकी सरकार आई थी 2014 में, तो इनोवेशन 2014। महाराष्ट्र महारत्न स्टेटस जो है वो पीएसयू उसको देने लगाने लग गया 2010 में। तो जबकि अगर पूछा जाए, ये तो महारत्न का स्टेटस है, और नवरत्न का देने की बात करें तो वो दिया गया था 1997 से स्टार्ट हुआ था। तो पहले नवरत्न फिर महारत्न, तो नवरत्न और महारत्न के स्टेटस में कितना डिफरेंस है, 13 साल का, तो 1997 2010। यूपी नीडा, इसकी स्थापना हुई थी 1983 को, ठीक है। यूपी नीडा, नीडा में ई ऐसे बनता है, तो उसी तरीके से 3 आ जाएगा, यूपी नीडा 1983। ये डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट यूपी में था, कब स्टार्ट हुआ था, 2009 में। जमींदारी एबोलिशन एक्ट 1950 उत्तर प्रदेश में लागू किस तारीख से हुआ है, तो बना तो था 50 में, लेकिन लागू हो पाया 2 साल बाद, 1 जुलाई 1952 में। 1 जुलाई का मतलब कैसे याद रखेंगे, तो जमींदारी का संबंध किससे है, जमीन से। तो जमीन हम कब जोतना स्टार्ट करते हैं, 19 बर्थ में, जुलाई के महीने में, राइट। मुद्रा 15 इसी को बोला जाता है फंडिंग टू द अनफंडेड, मुद्रा योजना को, ठीक है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉर नोट इश्यूएंस कब से स्टार्ट हुआ है, 1957 में, 57 में। इंडिया का पहला एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन कब बना था, या कौन, तो कांडला गुजरात में। कब बना था पहला एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन, 1965 में। अब जरा ये कुछ योजना देख लेते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तो रोजगार 13 ठीक है ना, 13 तो रोजगार में 13 आने आने दो, रोजगार जब मिलेगा तो आपको कम से कम 13 ठीक है। रोजगार कब, 13 में, 2 अक्टूबर को। चूंकि 2 अक्टूबर को स्कीम स्टार्ट हुई, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो 2 अक्टूबर से रोजगार योजना। बाद में यही वो मनरेगा योजना वगैरह उसी जैसे नाम ये मिलेगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है। तो स्वर्ण जयंती, तो स्वर्ण जब जयंती मनाई जा रही थी तो स्वर्ण कितना हो गया, अब 99,000 का पहुंच गया दाम। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये 2000 में। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, यानी कि संपूर्ण ग्राम ग्राम को आपने रोजगार दिया, यानी कि संपूर्ण ग्राम ग्राम को, यानी कि एक एक व्यक्ति को भी आपने रोजगार दिया। इस तरीके से संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इंडियन रिफाइनेंस बैंक फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो IRBI, तो ये इंडियन रिफाइनेंस बैंक फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई है, इन द ईयर ऑफ 1985 में। यूटीआई, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जनरली इसकी स्थापना हुई थी टू इनकलकेट बैंकिंग हैबिट्स, लोगों के अंदर जो बैंकिंग संबंधी आदतें हैं उनको जगाया जा सके। यूटीआई की स्थापना हुई है 1 फरवरी 1964 में, तो यूटीआई कब, 1964। फिर यूटीआई को एक्सिस बैंक में कन्वर्ट कर दिया जाता है 30 जुलाई 2007 में। एफआरबीएम एक्ट बताया था 2003 में आया था, और फेमा एक्ट 2000 में। ना माइक्रो फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल कब आया है, माइक्रो माइक्रो 7 है ना, 2007 में, माइक्रो फाइनेंशियल सेक्टर बिल 2007 में। एडहॉक ट्रेजरी बिल्स स्टार्ट कब से होने लग गए हैं, 1955 में। याद रखना, एडहॉक ट्रेजरी बिल्स ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करती है। तो एडहॉक ट्रेजरी बिल्स 1955। ट्रेड एंड मर्केंटाइज मार्केट्स एक्ट ये कब आया है, ट्रेड एंड मर्केंटाइज 1958 में। बेल बेल की स्थापना कब हुई, 1954 में। बेल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, हाल 64। और मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड 60। और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड 1970। याद कैसे करेंगे, देखो बेल बेल कैसे, 5 बजकर 4 मिनट पर बेल आपको मिलती है, ठीक है। बेल आपकी कब बजती है, 5 बजकर 4 मिनट पर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, तो ये कब है, 64। तो हिंदुस्तान के एरोनॉटिक्स स्किल्स देख के लोग क्या बोलते हैं, 64 चौंक चौंक जाते हैं, तो 64। मझगांव, तो गांव GAON ऐसे आता है, तो गांव इस तरीके से ओ आता है ना इसमें, तो इस वजह से 60। और भारत का डायनेमिक कैसा है, 77 है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का, 1970। इसके अलावा
इंडियन इंक्लूसिव इनोवेशन फंड की अगर हम बात करें, अभी बताया था मोदी जी सरकार जब आई थी शुरुआत में 2014 से। नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड तो एनआईएफ 2005 में, और जबकि एनआईआईएफ फंड कब आया था 2015 में, ठीक है। जिसमें दो आई है वो 15 में, जिसमें एक आई है वो 2005 में। अब क्यों नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड? फॉर चैनलाइजिंग द प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट्स ऑफ पीएसयूज। जो डिसइन्वेस्ट करता है हम लोग जो पीएसयूज को, जैसे कि जो भी सरकारी एजेंसी या पीएसयू से, उनको जब डिसइन्वेस्ट किया जाता है तो उसका पैसा सही जगह पर इन्वेस्टमेंट किया जा सके, इसके लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड स्टार्ट किया जाता 2005 में। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट ही आया था 2007 में, उसके अंतर्गत इसकी स्थापना हुई है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड 2016 में, अभी पढ़ के आए हम। बैंक बोर्ड ब्यूरो जेबी नायक कमेटी 2016 में। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ये अभी काउंसिल पढ़ी है, कब आई थी ये 2010 में। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, क्या बोला था मैंने कि सत्ता में आने की क्वालिटी, तो सत्ता में आने की क्वालिटी 97। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, प्रोडक्टिविटी है नहीं है, इठे फिर से 1958। डेपोसिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी, क्रेडिट गारंटी कब? 1978। फाइनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस, तो फाइनेंशियल रिजोल्यूशन डिपॉजिट इंश्योरेंस कब? 2017 में, है ना। एनक्लेट 2016 में। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसी से याद किया था 14 अक्टूबर 2003 को। फिक्की 1927 में, और एसोसिएम 1920 में। एसोसिएम की स्थापना कलकत्ता ट्रेडर्स एसोसिएशन ने की थी, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? एसो कैम। इसके अलावा नरेगा की स्थापना स्टार्टिंग हुई थी 2006 में। इसके अलावा पहले हमने क्या देखा था 1993 में, प्रधानमंत्री रोजगार योजना आई थी, रोजगार योजना, है ना, उसी को मॉडिफाई रूप नरेगा 2006 में देखने को मिला है। स्टार्ट रखना कि जब इनिशियली नरेगा का स्टार्टिंग की गई थी सिर्फ 200 डिस्ट्रिक्ट्स में की गई थी। कब? इनिशियली, और नरेगा को ही 2009 में कन्वर्ट करके हमने क्या कर दिया था? मनरेगा। 2006 नरेगा और 2009 मनरेगा, 3 साल बाद। 6 अगस्त 1952 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। कब? 6 अगस्त को। 28 जुलाई 2022 को 11वां एग्रीकल्चर सेंसस हुआ है। तो अब तक कितने एग्रीकल्चर सेंसस हो चुके हैं? 11 कंडक्ट हो चुके हैं। ये सीपीआई जो होता है ये प्रत्येक मंथ जारी करता है कौन? एनएसओ। अब ये सीपीआई मतलब ये अलग अलग जो जारी होती है उसी को कंबाइन करके नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है। बेकर कर्व की अगर हम बात करेंगे तो फर्टिलिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है। किससे? फर्टिलिटी एंड इकोनॉमिक। तो अगर कोई चीज बेकार हो जाती है तो फर्टाइल नहीं रह जाती है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर चीज बेकार हो जाए, तो बेकर कर्व फर्टिलिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जनवरी 2004 में किसान कॉल सेंटर स्कीम स्टार्ट करी गई थी, तो किसानों को कॉल करनी है, हर 4 घंटे में कॉल करनी है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट आया था 2005 में, और इसको इफेक्टिव मतलब प्रभावी हुआ था ये कब? 2006 से। डिसइन्वेस्टमेंट यूज्ड फर्स्ट टाइम इन इंडिया, डिसइन्वेस्टमेंट का सबसे पहले प्रयोग भारत में कब किया गया? 1991 में। अब याद करो, ये लिबरेशन जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, हमारे पास क्राइसिस थी, फाइनेंशियल क्राइसिस, इसी वजह से हमने एक न्यू ऑप्शन को हमने ऑप्ट किया, और वो था डिसइन्वेस्टमेंट 1991 से। स्पेशल ड्राइंग राइट्स एफटीआर कंसिडर्ड एज आर्टिफिशियल करेंसी माना जाता है 1969 से, और ये रिलेटेड किससे है? आपका मॉनेटरी जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात कर सकते हैं, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट और लार्ज। तो माइक्रो से कैसे रहेगा? 2000 हेक्टेयर जो माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट होते हैं। अगर 2000 से 10,000 हेक्टेयर है तो मीडियम, और 10,000 हेक्टेयर से अधिक है तो लार्ज हेक्टेयर, लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट उनको माना जाता है। तो 2000, 2000 से 10, और फिर 10 से ज्यादा। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी इन करंट अकाउंट, तो जो करंट अकाउंट में रुपये की कन्वर्टिबिलिटी कब, किस ईयर से स्टार्ट हुई है? करंट कब? 94, ठीक है ना, चोर आने दो और करंट आप लगा दोगे तो 94। आरटीजीएस मिनिमम जो लिमिट होती है वो कितने की होनी चाहिए? आपकी 2 लाख की, जिसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसके अलावा जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बोबेस्पा ब्राजील के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को कहा जाता है, डी जोन्स यूएसए में, नास्डैक यूएसए में। वर्ल्ड बैंक की अनुसार अगर कोई व्यक्ति $109 से कम कमाता है तो वो गरीबी की श्रेणी में आता है। जो गेल और ओएनजीसी की बात करें, जैसे हम कई बार देखते हैं कि गेल पाइपलाइन तो प्रोसेसिंग, ट्रांसमिशन, भेजने का और डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है, नेचुरल गैस का जो डिस्ट्रीब्यूशन का होता है वो काम है किसका? गेल का। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि गेल का पाइपलाइन है, ठीक है। ओएनजीसी का काम है रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन, इसका एक विंग है ओएनजीसी विदेश, जो विदेशों में ऑयल एक्सप्लोर करती है। गेट जिनेवा में हेडक्वार्टर 1948 में बना था, और 55 में इसी को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हम बोलने लगते हैं। इंडिया में प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बिगिन हुआ था 1987 88 में। जब आप एकदम सैताने बैठे हो तो प्लान नॉन प्लान करते ही हैं, आप सैताते हो तो प्लानिंग करते हैं। और कब? सुखमोई कमेटी में। जब आप सुखी बैठे हो तभी तो प्लान और नॉन प्लान करोगे, सुखी बैठे हो, सैताने बैठे हो, 87। केलकर पैनल आया था 2012 में, रिकमेंडेशन की थी डिसइन्वेस्टमेंट एक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम और ये डीजल प्राइसेस के बारे में। अब एक टर्म स्टार्ट होता है, टर्म मोनेटाइज डेफिसिट। मोनेटाइज डेफिसिट का मतलब है सरकार को बजट में जितना भी घाटा होता है
उसका जितना भी पार्ट सरकार आरबीआई से पैसा लेकर अपना भरपूर्ति कर लेती है उसी को बोलते हैं मोनेटाइज डेफिसिट। स्टार्ट किया गया था 1997-98 में। ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन एक्ट 2015 में आया था, इफेक्टिव हुआ था 1 जुलाई 2015 से, पूछा जा सकता है। एफआरबीएम एक्ट फिर से आ गया 2003 में और इफेक्टिव हुआ 5 जुलाई 2004 में। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क आया 20 फरवरी 2015 में, लेकिन इसको स्टेचुरी हमने स्टेटस कब दिया है 2016 में 25 सितंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो क्या कह सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के पास कोई स्टेचुरी स्टेटस है? यस बिल्कुल है। कब दिया गया? 25 सितंबर 2016 से। सीडी सर्टिफिकेट्स डिपॉजिट 1989 में। मैंने क्या बोला? कोई नववासी आया है तो आपने उसको सीडी देखने के लिए दे दी है। और सीडीज क्या होते हैं? ये सब प्रोमिसरी नोट्स होते हैं, ठीक है, रिस्की होते हैं ये सब। कमर्शियल पेपर मार्केट्स 1990 में। और चक्रवर्ती कमेटी नरसिम्हन कमेटी दो आई थी, ठीक है, नरसिम्हन कमेटी दो बनी थी, 1991 में भी बनी थी और 1997 में भी बनी थी। और चक्रवर्ती कमेटी तो ये रिफॉर्म करने के लिए इंडियन मनी मार्केट में रिफॉर्म से रिलेटेड है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट आया था 1981 में। इसके अलावा देख लेते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992-93 में बना था। कौन सी कमेटी? फिरवानी कमेटी। फिरवानी कमेटी। जो नाबार्ड बना है वो बना है शिवारमन कमेटी। शिवारमन कमेटी, नाबार्ड। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज 1875 में, बीएसई 500 1999 में बना था। ओटीसीआई ओवर द काउंटर, मैंने क्या बोला था? कोई नववासी है तो ओवर द काउंटर चढ़ जाते हैं। स्टेचुरी स्टेटस इसको मिला 1992 में। आईएसई इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ये 1998 में और इंडो नेक्स्ट 2005 में। सीएसओ और एनएसएसओ को मर्ज करके एनएसओ बना दिया गया 23 मई 2019 को। इसके अलावा अगर हम देख लेते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स की, अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने पहले बताया था होलसेल, इसमें ओ आ रहा है, इसमें इकोनॉमिक एडवाइजर उनमें वो आ रहा है, ये जारी करता है, मंथली बेसिस पे जारी होता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या होता है कि सर्विसेज को हम काउंट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अब सर्विसेज कभी होलसेल में नहीं मिलती हैं, जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम सर्विसेज को काउंट करेंगे। होलसेल जो प्राइस होता है इसमें सबसे ज्यादा वेटेज क्या होता है? तो उसका तरीका है एमपी का पावर। एम से मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स का सबसे ज्यादा होता है। होलसेल होलसेल तो सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर्ड चीजों का ही तो करेंगे, फिर प्राइमरी आइटम्स और फिर अंत में फ्यूल एंड पावर। तो एम पी का पावर, एम से मैन्युफैक्चर, पी से प्राइमरी आर्टिकल्स, पावर फ्यूल एंड पावर। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो ये जारी करता है नेशनल स्टॉक ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जो भी मंथली बेसिस पे। सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर जो है, इंडस्ट्रियल वर्कर का, वो भी लेबर ब्यूरो, और लेबर ब्यूरो किसका? सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबर। तो ये बताओ, सीधी सी बात है, जो इंडस्ट्रीज में वर्कर काम कर रहे हैं या फिर जो यहाँ पर लेबर काम कर रहे हैं तो ये सब लेबर से रिलेटेड है, तो लेबर ब्यूरो ही जारी करेगा। मंथली बेसिस पे होता है सब जारी। सीपीआई अर्बन या रूरल जो मिक्स होता है वो एनएसओ, इसी मिक्स को हम ओनली सीपीआई भी कहते हैं, ठीक है, ये वाला और ये एक ही है। जब मिक्स हो गया तो पूरा सीपीआई। अलग अलग भी दे देता है कभी कभार एग्जाम में घुमाने के लिए। जीडीपी डिप्लेटर या फिर जीडीपी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एमओएसपीआई जारी करते हैं और क्वार्टरली बेसिस होता है, ठीक है, Q1 Q2 Q3। हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन तो हेडलाइन ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स करता है, ठीक है। याद रखो कि लेबर अपने, ऐसे कोई लेबर है वो अपने सिर पर कुछ रखा है तो लेबर ऑर्गेनाइजेशन हेडलाइन। और हेडलाइन इन्फ्लेशन की सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसमें हम देखते क्या है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन में फूड एंड फ्यूल इसमें काउंट होता है, जबकि इसमें फूड एंड फ्यूल काउंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि फूड एंड फ्यूल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होते हैं, इस वजह से हम इनको मेन नहीं मानते, इनको सिर्फ हेडलाइन करते हैं। लेकिन जब कोर की बात करते हैं तो जब हम फूड और फ्यूल इससे हटा देंगे तभी हमें एक्चुअल में महंगाई का पता चलता है। जीडीपी भी मैंने बोला, जी एनएसओ क्या करता है? इसको रिलीज करता है। इसके अलावा कुछ एंजल लॉ की बात क्या है कि इनकम अगर बढ़ेगी एक्सपेंडिचर ऑन फूड कम होगा, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ फूड, नॉट, अगर इनकम बढ़ती जाएगी तो आपका, तो ये एंजल का नियम है, ठीक है। इसके अलावा ग्रेसम को लो, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी, ठीक पता है। पॉपुलेशन थ्योरी माल्थस ने दी थी, रिकॉर्ड होगा, रेंट थ्योरी है। अब यहाँ पर देखो, अर्थशास्त्र चुनाव का सिद्धांत है, चुनाव रोबिन्स। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, विज्ञान भी किसी ने बोला? रोबिन्स ने बोला है, विज्ञान बिन्स। अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, ये मार्शल ने बोला है। अर्थशास्त्री का काम विश्लेषण करना है, निंदा करना नहीं, रोबिन्स की बात है। अब ये बताओ, मार्शल ने आदर्श विज्ञान, तो जब भी आदर्श, वास्तविक विज्ञान रोबिन्स का, आदर्श जब भी बढ़ाएगा तो मार्शल जब भी आप चला रहे हो उसके लिए आपको आदर्श दशाएं चाहिए, आदर्श कंडीशंस, आइडियल कंडीशंस होना चाहिए। आवश्यकता विहीनता का लक्ष्य सुख प्रदान करता है, ये भी रॉबिन्स, मतलब जितनी भी डेफिनेशन है वो सब रॉबिन्स की है। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स अमर्त्य सेन, इनको इसके लिए नोबेल भी मिला है। एम्प्लॉयमेंट थ्योरी ऑफ कीन्स, कीन्स की एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, इसी को हम बोलते हैं जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इनकी एक बुक लिखी गई थी, उसी में उन्होंने अपनी ये थ्योरी दी है। वो कह रहे हैं द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द डिफिशिएंसी ऑफ इफेक्टिव डिमांड। वो ये कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है?
तो कह रहा है भाई डिमांड की कमी है, अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों को और ज़्यादा इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब मिलेगा। तो कीन्स के हिसाब से मेन कारण अनएम्प्लॉयमेंट का क्या है? डिफिशियंसी इन डिमांड। से का मार्केट लॉ से एक साइंटिस्ट हुए हैं, इकोनॉमिक अर्थशास्त्री थे। सप्लाई इटसेल्फ क्रिएट डिमांड, पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, पूर्ति के हिसाब से मांग होती है, जितनी पूर्ति कम होगी उतनी मांग अधिक होगी, ठीक है। इनवर्स रिलेशन चलता है सब डिमांड एंड सप्लाई का। इसके अलावा सीओबी कॉब और डुग्लास प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ सकते हैं। बुक्स की बात करें, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, इकोनॉमिक एनालिसिस कौन करेगा? सैमुअलसन करेगा। सन, आपका जो सन होगा सैमुअलसन वो एनालिसिस करेगा। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल, मार्शल के भी कुछ सिद्धांत होते हैं ना चलाते वक्त, जैसे ट्रैफिक के सिद्धांत होते हैं वैसे इकोनॉमिक्स के भी कुछ सिद्धांत है मार्शल ने। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, इकोनॉमिक साइंस राष्ट्रीय इनका इसको विज्ञान किसने कहा था? रॉबिन्स ने कहा था। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो हमें पता है कीन्स ने। हाउ टू पे फॉर वॉर, वॉर के लिए कैसे पे करना है तो कीन्स ने इसकी बात कही है। गिफन गुड्स क्या होते हैं? लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं, जब इनकी प्राइसेस बढ़ती हैं तो इनकी भी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, और जब इनकी प्राइसेस घटती हैं तो इनकी डिमांड कम हो जाती है। दिस इज अ यूनिक फिनोमेना इन इकोनॉमी। सो याद रखना गिफन वस्तुएं इनवर्स रिलेशन नहीं डायरेक्ट रिलेशन के साथ चलता है। एक्सपेंडिचर टैक्स की बात करें तो एन कलधर ने, तो आप ये बताओ, जैसे हम बोलते हैं ना एक्सपेंडिचर कर लो तो कब करोगे? कल, तो कलधर। जीरो बेस्ड बजटिंग तो पीटर फिर, अब देखो जीरो हो गया फिर आप जोड़ो, उसमें जीरो हो गया फिर जोड़ो, तो ऐसे पीटर फिर। कंपेंसेटरी फीजल प्रिंसिपल की बात करते हैं, कौन कंपेंसेटरी फीजल प्रिंसिपल की बात करते हैं? कीन्स। और इसमें वो कहते हैं कि क्या, जो फीजल पॉलिसी होती है यानी कि जो गवर्नमेंट्स बनाती है पॉलिसी जिसमें सब कुछ आता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अपेक्षाकृत मॉनेटरी पॉलिसी। कहने का मतलब है फीजल पॉलिसी ज़्यादा प्रभावी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कम प्रभावी होती है। बर्गसन क्राइटेरिया, बास है बर्गसन, बास है वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। बेकर कर, अभी मैंने आपको एक बताया था बेकर कर, तो वो किससे रिलेटेड है? इनफर्टिलिटी से, सॉरी फर्टिलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट से, ठीक है। परचेसिंग पावर पैरिटी, पीपीपी, द परचेसिंग पावर पैरिटी की जो थ्योरी वो दी है जीके कैनल ने, ठीक है ना। और फर्स्ट यूज किया गया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 1993 में। तो पीपीपी परचेसिंग पावर, जब आपके पास परचेस पावर होगा तभी तो आप कैन खरीद के ला सकते हैं। थ्योरी ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ, जब आप देखो डॉक्टर्स की तो हमेशा कमी रहती है ना उसमें, किसमें? हॉस्पिटल्स में। बैलेंस ग्रोथ कब हो सकती है? जब नर्सेस वहाँ पे अच्छी खासी मात्रा में रहेंगे, तो नर्क से। थ्योरी ऑफ अनबैलेंस, अनबैलेंस कैसे होगा? जैसे ही आप किसी चीज पर हर्ष हो गया, अगर मैन का भी हर्ष होगा तो वो अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। हॉर्समैन या हॉर्स पे आपका बैलेंस बिगड़ गया, अनबैलेंस हो गए। स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ की स्टेजेस में क्या होता है? रोस्टॉप होता है, ठीक है, रोस्ट। स्टेजेस की बात कौन कर रहा है? जैसे आपने किसी व्यक्ति को स्टेज पे बुला के भी रोस्ट कर दिया, तो ऐसे। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल मैन, मार्जिनल मैन कौन है? रॉबर्ट ई पार्क। अब ये बताओ पार्क इतना सा है और आपको एकदम मार्जिनल सी जगह दी जा रही है पार्किंग करने के लिए, तो रॉबर्ट ई पार्क। मार्शल मैकलुहान, मैकलुहान ने कॉन्सेप्ट दिया है ग्लोबल विलेज का, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की बात करते हैं। किसने दिया है? मैकलुहान ने। कीन्स ने फिर से बात करी कि फिजिकल पॉलिसी मोर इफेक्टिव देन मॉनेटरी पॉलिसी इन फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। जब भी हम उससे लड़ते हैं, किससे? महंगाई से, तो उसमें मॉनेटरी पॉलिसी कम प्रभावी है और फिजिकल पॉलिसी ज़्यादा प्रभावी होती है, क्योंकि फिजिकल पॉलिसी मेजर ज़्यादातर फैक्टर्स को कवर कर लेती है। मॉनेटरी पॉलिसी सिर्फ जो ट्रांसमिशन होता है, मनी का जो फ्लो होता है उस पर कंट्रोल कर सकती है। न्यू पॉपुलेशन बॉम्ब, बॉम्ब जो का कॉन्सेप्ट है वो क्या है? एंडेंजर्ड माइग्रेशन इन द लार्ज स्केल इन द थर्ड वर्ल्ड, ठीक है ना, तीसरे जो दुनिया है, यानी कि जो कम पॉपुलेट कम डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पे जो भी माइग्रेशन है वो बहुत क्राइसिस वाला हो रहा है। ह्यूमन लैंड या हिंटरलैंड, द नेबरहुड ऑफ अ सिटी, सिटी के जो बगल में कुछ और छोटे छोटे जो कॉग्लोमरेशन बन जाते हैं उन्हीं को ह्यूमन लैंड बोलते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में कहाँ पे है? जादूगोड़ा, और जादूगोड़ा में माइंस है कहाँ पे? झारखंड में। अब हमारे पास जो बचते हैं वो आरबीआई के गवर्नर वगैरह, इनका एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के हम चीज़ों को क्लियर आउट करेंगे। थैंक यू।